हम चीन के मौजूदा हालात के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको अपने देश भारत के बारे में बताते हैं। जो जानकारियां आज आपके लिए सबसे काम की जानकारियां हैं, पहले आपको वो बताते हैं। कोविड के जिस नए वेरिएंट से चीन में लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, उस वेरिएंट ने अब भारत को भी डराना शुरू कर दिया है। भारत में आज इस वेरिएंट के, जिसका नाम है BF.7, भारत में इस वेरिएंट के 4 नए मामले आज मिले हैं, जिनमें 2 मामले गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में मिले हैं और 1 मरीज उड़ीसा का है और चौथे मरीज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर 4 केसेस भारत में इस नए वेरिएंट के आ गए हैं और अहमदाबाद, वडोदरा, उड़ीसा और चौथी जगह के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 4 केसेस हैं। ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा केसेस इस समय भारत में हों। भारत में इस वेरिएंट का पहला मरीज अक्टूबर के महीने में मिला था और उसके बाद अब इन नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें जो महिला गुजरात के वडोदरा में इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुई है, उस महिला की उम्र है 61 वर्ष और वो 9 नवंबर को अमेरिका से भारत आई थी। तो काफी संभावना है कि उससे ये इंफेक्शन हो सकता है अमेरिका में हुआ हो या फिर आते हुए जब वो फ्लाइट में थी तब हुआ हो, ये भी संभावना है। असल में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान कोविड के टेस्ट से नहीं होती और जब कोई संक्रमित व्यक्ति अपना कोविड टेस्ट कराता है, तब टेस्ट रिपोर्ट में सिर्फ ये पता चलता है कि उसे कोविड का संक्रमण है या नहीं, या तो वो कोविड नेगेटिव होता है या कोविड पॉजिटिव होता है। यानी जो कोविड का टेस्ट है वो वायरस का तो पता लगा लेता है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता कि मरीज इसके नए वेरिएंट से संक्रमित हुआ है या पुराने वेरिएंट से संक्रमित हुआ है। और इसका पता उस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करके लगाया जाता है और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया लंबी होती है और यह जांच बहुत कम लैब्स में होती है। इसके लिए कुछ खास लैब्स निर्धारित हैं और यही वजह है कि कोविड का नया वेरिएंट इस रेस में हमसे बहुत आगे है। और हम तो आपसे ये कहेंगे कि आपको यह मानकर चलना चाहिए कि यह वेरिएंट आपके आसपास भी मौजूद हो सकता है। इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BF.7। नाम याद रख लीजिए, BF.7। थोड़े दिन के बाद शायद ही आपसे पूछेगा, नाम तो आपने मेरा सुना ही होगा, BF.7। भारत सरकार ने आज ये फैसला किया है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं, जब वो भारत के हवाई अड्डों पर लैंड करेंगी, भारत के हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग अब शुरू हो जाएगी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस वायरस पर रोकथाम के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और नोट करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के दौरान आप देखेंगे जितने भी लोग इस मीटिंग में मौजूद थे, सभी ने मास्क लगाया हुआ था। खुद हेल्थ मिनिस्टर ने भी मास्क लगाया हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि सरकार लोगों को यह संदेश दे रही है कि अब उन्हें भी अपना मास्क निकाल लेना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आप हो सकता है अपने मास्क को अब तक भूल चुके होंगे। आप अपने मास्क को दोबारा से निकालिए, घर में ढूंढिए आपने अपने पुराने मास्क कहां रखे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो नए मास्क कल से ही खरीद लीजिए। यह तस्वीर पिछले महीने की है, जब स्वास्थ्य मंत्री ने इसी तरह एक और बैठक बुलाई थी और तब इस बैठक में आप देखिए किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, स्वास्थ्य मंत्री ने भी मास्क नहीं लगाया था। लेकिन आज की बैठक में मास्क भी था और कोविड को लेकर सरकार की चिंता भी साफ दिख रही थी। इस बैठक में 3 बड़े फैसले हुए हैं, वो भी जान लीजिए। पहला बड़ा फैसला, कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए अब मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। दूसरा फैसला, ऐसे इलाकों की पहचान की जाएगी जहां संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। और तीसरा, लोगों को कोविड के नए खतरे से सावधान किया जाएगा और ऐसे देशों से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी होगी जहां कोविड तेजी से फैल रहा है। और इसी क्रम में हम आपको बता चुके हैं कि अब इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर देश के सभी राज्यों की सरकारों को एक पत्र लिखा है और उनसे कोविड की टेस्टिंग और निगरानी पर जोर देने के लिए कहा है। चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है और प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना ज़रूरी है,
better to be over prepared rather than under prepared. चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल वहां प्रतिदिन संक्रमण के 50,000 से कम मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है और अप्रैल 2023 तक, अगले साल अप्रैल के महीने तक चीन में स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि वहां प्रतिदिन इस वायरस से 3,62,000 लोग संक्रमित होने लगेंगे। इसके अलावा चीन अभी कोविड से होने वाली मौतों को लेकर कोई साफ जानकारी दुनिया को नहीं दे रहा है और वो कोविड से होने वाली बहुत सारी मौतों को इस दिन आजकल छिपा रहा है और उन्हें गिन भी नहीं पा रहा, जबकि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा छिपाने से चीन में ये मौतें रुकने वाली नहीं है और अनुमान है कि अप्रैल 2023 तक चीन में कोविड से हर दिन 5,000 से ज्यादा मौतें हो रही होंगी। देखिए, अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर बताता हूं 2023 अगला साल जो चीन के लिए कितना अशुभ होने वाला है। अब इसमें देखिए आप, ये हर दिन के जो मामले हैं, अगर आप यहां देखेंगे हर दिन 3,62,000 मामले ऐसी आशंका है आने लगेंगे। और अगर आप यहां से देखेंगे अभी जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक कैसे ये मामले ऊपर बढ़ रहे हैं, आप देखिए इस ग्राफ में आप देख पाएंगे। और बढ़ते बढ़ते ये 3,62,000 मामले हर रोज हो जाएंगे। अब हर दिन मौत कितनी होंगी, ये अनुमान जो लगाया जा रहा है वो देखिए। जनवरी 2023 जो कि अब से कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, वहां से बढ़ना शुरू होंगे ये मौतों का सिलसिला और ये 5,362 मौतें हर रोज चीन में होंगी अप्रैल 2023 तक। यहां से आप ये देख पाएंगे। अब देखिए कि जो करंट प्रोजेक्शन है ये 2023 में 2022 से अगर आप यहां से देखें तो ये चीन में होने वाली जो मौत है ये आपको ग्राफ नजर आएगा। ये इसलिए आपको नीचे लग रहा है क्योंकि चीन ने कभी भी अपने यहां सही मौतों का आंकड़ा किसी को बताया नहीं, इन्फेक्शन का आंकड़ा किसी को बताया नहीं। तो आप देखिए ये लाइन बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही इस समय जब हम यहां पर हैं ये बढ़नी शुरू हो रही है और बढ़ते 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 ये अप्रैल तक 3,22,650 लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज हम आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं जिसकी दिन भर चर्चा होती रही। आज जब अमित शाह ड्रग्स के मुद्दे पर संसद में सरकार का पक्ष रख रहे थे, उस दौरान टीएमसी के एक सांसद सौगत राय उनके भाषण के बीच में बोलने लगे, जिससे अमित शाह काफी नाराज हो गए और सौगत राय को उन्होंने क्या कहा यह बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लोग उनके इस दिलचस्प जवाब को दिन भर एक दूसरे के साथ शेयर भी करते रहे। आप भी सुनिए कि आज संसद में अमित शाह को लोगों ने ऐसे मूड में बहुत कम ही देखा है। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते, आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं? क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। और अब हम आपको फिल्मी पठान और असल जिंदगी के पठान के बीच का बुनियादी अंतर बताएंगे। और आज आप ये देखिए कि फिल्मी दुनिया में और हकीकत की दुनिया में कितना बड़ा फर्क होता है। आप जब फिल्मी दुनिया के पठान को देखते हैं, जैसा कि आजकल पठान फिल्म बड़ी चर्चा में है, तो ये पठान किसी नायक जैसा नजर आता है, बहुत फैशनेबल है, 6 पैक एब्स हैं, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है और वो आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति है। ये फिल्मों का पठान है।
लेकिन रियल लाइफ में अफगानिस्तान में तालिबानी पठान कैसे कट्टरपंथी सोच के तहत महिलाओं को बुर्के में रहने के लिए मजबूर करते हैं और कैसे उनकी शिक्षा पर भी पूरी पाबंदी लगा देते हैं, उसका उदाहरण आज अफगानिस्तान से आपको दिखाते हैं। अब दूसरा पठान देखिए अफगानिस्तान का, ये तो आपने देख लिया अपनी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान में पश्तून तालिबानी यानी पठानों ने अब महिलाओं की उच्च शिक्षा पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है। इस मामले में तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान की सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक पत्र लिखा और लिखा कि वो अब अफगानिस्तान की किसी भी महिला को अपने कॉलेज में दाखिला नहीं दे सकते और अगर कोई विश्वविद्यालय इस फैसले का विरोध करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहां अफगानिस्तान में हालात ऐसे हैं, वहां किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो सरकारी फरमान के खिलाफ चला जाए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने यह फैसला तब लिया जब इसी साल वहां लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है अफगानिस्तान में अब लड़कियां स्कूल में 6ठी कक्षा तक तो पढ़ सकती हैं, लेकिन 6ठी कक्षा के बाद आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस समय अफगानिस्तान पूरी दुनिया का इकलौता देश है जहां लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन पर बैन लगा हुआ है। अब वहां लड़कियों की उच्च शिक्षा पर भी रोक लग गई है। सीधा मतलब इसका यह है कि अफगानिस्तान की लाखों लड़कियां अब 6ठी कक्षा के बाद किसी भी तरह की शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगी।